जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए टेस्ट, और ये टेस्ट नंबर 2 है। मैंने आपको कल एक सवाल पूछा था मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। इसका आंसर मुझे उम्मीद है आपने निकाला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आ रहा है अनअकैडमी सीएससी मेंटर्स वर्कशॉप। इसके अंतर्गत आपको इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ रूल ऑफ लॉ और रियलिटी इन इंडिया। इसको कवर कराएंगे बिंद्रा ग्रोवर, जो कि रिनाउंड लॉयर हैं, रिसर्चर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ये वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट भी हैं। और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर वासमी कृष्णा जी। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए 5 दिसंबर को 5 PM पर। ठीक है, लाइव क्लासेज होगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां से अनअकैडमी का ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड भी उसमें अप्लाई कर देना है, EME10। ठीक है, ये आपको किस काम आएगा, ये जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, ये किसके काम आएगा? देखिए, फर्स्ट पेपर में होता ही होता है। ठीक है, वहां ये काम आ जाएगा। प्लस दूसरा, एसए में, एसए के लिए आपको कहीं पर भी इस प्रकार की क्लासेस नहीं मिलती हैं, तो एसए में ये टॉपिक आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। ये पूरी तरह से इंग्लिश में होगा और इसकी नोट्स भी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लीजिए और यूपीएससी सीएससी जब आप डालोगे तो इस प्रकार से कोड डालने के लिए आएगा। हमारा कोड ये आप अप्लाई कर दीजिएगा, EME10। ठीक है, इसके बाद आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है और बहुत सारे प्लस सब्सक्रिप्शन भी, यदि आप ये कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%, और कुछ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं, इस कोड के जरिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाकर के डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से और अनअकैडमी पर तैयार हो जाइए 5 दिसंबर को। बता देता हूँ, आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा। इसका आंसर जो है, जो अभी मैंने बताया था आपको, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए है। थोड़ा सा देख लेते हैं। कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों ने मौर्य साम्राज्य में नगरपालिका प्रशासन की व्यवस्था करी थी। तो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए कि नगरपालिका प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो कौटिल्य और मेगस्थनीज दोनों ने मौर्य प्रशासन में व्यवस्था प्रदान की थी, यानी कि है, ये माना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नागरिक या नगरिका बोल देते हैं या फिर नगर अधीक्षक की भूमिका के संबंध में एक संपूर्ण अध्याय को शामिल किया गया है। उनका मुख्य कर्तव्य क्या था? कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। इन्हें आप नोट करते जाइएगा। जिला प्रशासन जो है राजकों के अधीन था। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इनकी स्थिति और कार्य आधुनिक कलेक्टर के समान है। जो राजयोग हैं वो क्या हैं? आज के जो डीएम हैं, आप जो बनने जा रहे हैं, आप कौन बनने जा रहे हैं? राजयोग बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको कम से कम रिलेट करना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। कभी भी किसी प्रकार का भी एग्जामिनेशन में आए तो आप इसे नोट कर सकते हो। फोर्थ पेपर में भी इसका यूज कर सकते हो कभी, और ऐसे वगैरह में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिला प्रशासन से संबंधित तो वहाँ पर भी इसे यूज कर सकते हो। उन्हें युक्ता या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, यानी कि उच्च अधिकारी थे राजयोग। ठीक है, जिला प्रशासन के। ग्राम प्रशासन ग्रामीण के अधीन होता था और उनके अधिकारी जो होते थे श्रेष्ठ को क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखना, ग्राम का जो आजकल मुखिया होता है वो गोपा पहले कहलाता था, जो 10 या 15 गांवों के प्रभावी होते थे। ठीक है, मुखिया से जो ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। आपको करना क्या है कि पॉज करना है। ठीक है, जैसे ही मैं प्रश्न बताऊं आपको पॉज करना है, उसके बाद में सोचना है, फिर अपना आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर जब बताऊंगा तब आपको आंसर देखना है। आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इसे। आज क्या करूंगा, केवल और केवल आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा और जो डिस्क्रिप्शन है आप पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है ना। प्रमोशन भी चल रहा है इस समय अनअकैडमी का, इस कारण से। पल्लव प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लवों द्वारा मंदिरों को दी जाने वाली भूमि अनुदान को ब्रह्मादेय कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कर मुक्त रखा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, व्यापारियों और कारीगरों को
करों का भुगतान करना आवश्यक था। ये पल्लव प्रशासन के बारे में, पल्लव प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पल्लव साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए आज, मुझे लगता है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 1 2 3 सही है, या फिर 2 सही है। ठीक है, तो पॉज कर लीजिए और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका बी। देख लेते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इस वजह से। राजा ने देवधन के रूप में जाने वाले मंदिरों और ब्रह्मदेव के रूप में जाने वाले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रदान किया है। ठीक है, भूमि अनुदान, भूमि कर राजस्व का प्राथमिक स्रोत होता था। ठीक है, वो आज भी है। ब्रह्मादेय और देवधन भूमि को करमुक्त रखा गया था। ठीक है, ब्रह्मादेय। व्यापारियों और कारीगरों जैसे कि बढ़ई, सुनार, धोबी, तेली, बुनकरों द्वारा कर का भुगतान किया जाता था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर ले रहा हूँ, पॉइंटर लगा ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने सही दिया होगा। और जब भी कुछ कंट्राडिक्शन आए प्रश्न में, कभी कभी टाइपिंग में गलती हो जाती है एक आध, तो आपको नज़र आए कि यहाँ पर तो कुछ और बताया है और आंसर कुछ और बता रहे हैं, 2 और 3 सही है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन जो है सही मान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह मुख्यतः जन साम्राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन को दर्शाती है, तंजावुर चित्रकला। दूसरा स्टेटमेंट है, यह चित्रकला अर्ध मूल्यांकन पत्थरों और कांच के अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों हो या फिर दोनों गलत। इसका आंसर पॉज करके आप बताइए। आंसर इसका ए, तंजौर चित्रकला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसका उद्गम तंजावुर शहर तंजौर के रूप में प्रतिष्ठित है ये। ठीक है, तंजावुर से हुआ था और यह समीपवर्ती एवं भौगोलिक दृष्टि से तमिल देश में फैल गई थी। ठीक है, उस समय इस कला रूप का विकास लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के ईसा पूर्व नहीं तो बीसी हो जाता, इस 1600 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह चित्रकला अधिकांशतः देवी देवताओं की है क्योंकि चित्रकला की यह कला उस समय में समृद्ध हुई जब कई राजवंशों के शासकों द्वारा उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, लाई हरोबा मुख्य त्योहारों में से एक है, इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक है और भारत और आज भी मणिपुर में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व वैष्णव काल से इसका उद्भव हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, लाई हरोबा नृत्य का प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर में सभी शैलीगत नृत्यों का आधार है। कौन सा सही है ये बताना है, पहला दूसरा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाई हरोबा के बारे में मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा योजना वगैरह में। ठीक है, आते रहते हैं ये, मैंने आपको बताया भी था। एक सी आंसर है इसका, यानी कि दोनों ही इसके सही हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन में शामिल हैं, क्या है, सीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, योग दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो इसका आंसर तो आपको मुझे लग रहा है आना चाहिए, पॉज करके आप लिख लीजिए अपना। आंसर है इसका ए, सीमांसा दर्शन मूलतः निर्वचन, प्रयोग और वेद के संहिता और ब्राह्मण भागों के विषयों के उपयोग का विश्लेषण है। ठीक है, सीमांसा दर्शन के अनुसार वेद शाश्वत हैं। ठीक है, और सभी ज्ञान के आधार हैं और धर्म का अर्थ वेदों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति है। यह दर्शन न्याय वैशेषिक दर्शन को समाहित करता है। न्याय वैशेषिक दर्शन किसमें अंतर्गत आ जाता है, सीमांसा दर्शन के, और वेद ज्ञान की अवधारणा पर बल देता है। तो आंसर क्या है इसका, सीमांसा दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज्योग्राफी से संबंधित है प्लेट विवर्तनिकी, जिसने उन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए जाकर के, एनसीईआरटी में ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक के लिए उत्तरदायी संचलन बल मेंटल में प्रवाहित होने वाली संवहनीय तरंगें हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, रूपांतरित प्लेट सीमाओं पर क्रस्ट का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होती है क्योंकि प्लेट परस्पर क्षैतिज रूप से संचरित होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, मध्य अटलांटिक कटक
अभिसारी सीमा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी होगी, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो लोग इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ज्योग्राफी, उनकी कंप्लीट हो गई होंगी और ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट, पहला यानी इनमें से कौन सा सही है? 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, या 1 2 3 सही है। इसका जो है आंसर ए है, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है, अपसारी अभिसारी ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं प्लेट सीमाओं के, 4 प्रकार होते हैं। एक होती है अपसारी सीमाएं, जहाँ नई क्रस्ट का निर्माण होता है क्योंकि प्लेट परस्पर दूर संचरित होती हैं, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी सीमाएं। अभिसारी सीमाएं एक दूसरे के निकट आ रही हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से नीचे जो है मर्ज हो रही हैं, यानी कि समझ गए होंगे। रूपांतरित सीमाएं, जहाँ क्रस्ट का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होती हैं क्योंकि प्लेट परस्पर क्षैतिज रूप से संचरित होती हैं। क्षैतिज रूप से यानी कि बराबर हो रही हैं, रूपांतरित। ठीक है, वहाँ पर ये रूपांतरित रहेंगी। प्लेट सीमा क्षेत्र, एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर सीमाएं बेहतर रूप से परिभाषित नहीं हैं और प्लेटों की परस्पर अंतःक्रियाओं का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अपसारी सीमाएं प्रसारित केंद्रों के साथ पाई जाती हैं जहां प्लेटें परस्पर दूर संचरित होती हैं और मेंटल से आने वाले मैग्मा से नई क्रस्ट का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी सीमा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी चट्टानों के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी चट्टान क्या होती हैं ये, इनके बारे में आपने एनसीईआरटी में बिल्कुल पढ़ा होगा। आंसर बताइएगा। पहला स्टेटमेंट है, बहिर्भेदी चट्टानें सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं जबकि अंतर्भेदी चट्टानें मोटे कणों वाली होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, बहिर्भेदी चट्टानें अंतर्भेदी चट्टानों की तुलना में लंबी समयावधि के दौरान निर्मित होती हैं। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर 1 2 दोनों, यानी कौन सा सही नहीं है ये यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो बी आंसर है इसका, यानी कि बी दूसरा इसका क्या नहीं है? सही नहीं है। पहला इसका क्या है? सही है। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में आप पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लंबा है, काम का है। ठीक है, सारी डिटेल, मेरा उद्देश्य जो है आप तक क्वेश्चन पहुँचाना है, क्वेश्चन के साथ साथ इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल देना भी है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक बहाना होता है, डिटेल ज़्यादा जरूरी होती है, तो इसे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। किसी स्थान की जलवायु उसके निम्नलिखित किस कारक द्वारा आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं होती है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और उच्चावच, या फिर महाद्वीपीय। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये? पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। किसी स्थान की जलवायु उसके निम्नलिखित किस कारक द्वारा आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, जलवायु किस चीज़ से प्रभावित नहीं होगी? देशांतर से, अक्षांश से, या ऊंचाई और उच्चावच से, या फिर महाद्वीपीयता से। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच शामिल होते हैं। जलवायु अनिवार्य रूप से देशांतर से प्रभावित नहीं होती है। तो इसे आप नोट कर लें, जलवायु किससे नहीं होगी? देशांतर से, क्योंकि देशांतर में क्या होता है? एक ही लाइन होती है, आप सभी को पता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो एक ही लाइन पर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन अक्षांश सूर्यातप की उपलब्धता को प्रभावित करता है। कोई भी भौगोलिक कारक, वायुदाब, तापमान, वायु देशांतर पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये एक करंट से संबंधित है, अक्सर चलती रहती हैं वहाँ पर बातें, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किर्गिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं कजाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं। सीमा किससे लगी हुई है? खासकर मध्य एशिया के जो देश हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है, और जो आपके जॉर्डन वगैरह हैं, भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, वहाँ से भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन साझा करने वाले हैं? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा सा मैप निकालिए आज और मैप में देखिए पहले, तब इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, किर्गिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब होता है स्थल से घिरा हुआ। ठीक है,
जहाँ पहाड़ी क्षेत्र विद्यमान हैं। यह उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तजाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम और पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर क्या है? बिश्केक है। आंसर क्या है इसका? बी। बी यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, ये पांचवा जो है आंसर इसका नहीं है। अरे सॉरी, ये वाला है, मैं कहाँ ले गया आपको, ये आंसर है। ठीक है, बी 1 2 4, 1 2 4। अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान तो हमारे देश से ही लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है आज का, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र निम्नलिखित कारकों में से किसका परिणाम होती है? भू वैज्ञानिक समयावधि, चट्टान की प्रकृति, चट्टान की संरचना, स्थलाकृति, पांचवा जल प्रवाह की मात्रा और प्रवाह की बारंबारता। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से इसमें से सही है वो बताने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 3 4 5। देखिए दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट आपको मिल जा रहे हैं एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा, पढ़िएगा। नहीं आ रहा है तो पहले पढ़िए, उसके बाद इसको आंसर दीजिए। जो लोग आंसर दे सकते हैं दीजिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका क्या है? सी, यानी कि सभी के सभी, पांचों के पांचों आंसर हैं। सुव्यवस्थित चैनलों के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह के रूप में जाना जाता है और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का जल निकास पैटर्न, पारिस्थितिकी, समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, जल के प्रवाह की मात्रा और प्रवाह की बारंबारता का परिणाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये है आज के प्रश्न। एक प्रश्न का जवाब आपको खोजना है और आपको देना है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शामिल होती है। 2014 से 19 तक भारत की अपनी रैंकिंग में 100 स्थानों का सुधार किया है। तो इसमें से सही कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, यहाँ पर दोनों गलत हैं। बताइएगा, इसको आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जाकर के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। EME10 हमारा कोड यूज कर लीजिए। अनअकैडमी पर जाकर के अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके जो इंडियन सोसाइटी से संबंधित टॉपिक है उसको आप ज़रूर स्टडी करिए और वहाँ पर देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल वहाँ पर हो जाएंगी यदि ये कोड यूज करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।